क्या कुछ चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या कुछ चल रहा है गाजा के अंदर, वो तमाम चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको गाजा के एक बहादुर लड़के की, एक बहादुर बच्चे की, आप इस वीडियो को देखिए। क्या कुछ नहीं कर रहे इजरायली सेटलर्स, जो कुछ हो रहा है वो तमाम चीज़ें गाजा के अंदर इजरायली सेटलर्स कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद गाजा में इतने सारे सेटलर्स इस बच्चे के सामने खड़े होने के बावजूद ये बच्चा इन सेटलर्स के सामने छाती तान कर खड़ा है। ये है ईमान की ताकत। अब मैं आपको ईरान की तरफ ले चलता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले लगातार खबरें आ रही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार डेवलप करने में लगा हुआ है और इसी चीज़ को लेकर इसराइल को इतना खौफ बैठ गया है कि इसराइल ने ईरान से भी यही कहा कि हम आपसे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम आपसे किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते। लेकिन ईरान ने इसराइल की इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और एक इजरायली अधिकारी ने अपने देश को भी वार्निंग दी कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को भारी मात्रा में डेवलप करने में लगा हुआ है और ये चीज़ हमारे अस्तित्व को, यानी इसराइल की अस्तित्व को खतरा है। और अब हाथ यहाँ तक पहुँच गए कि इसराइल ने अमेरिका से भी अपील कर डाली है, अमेरिका से भी धमकी डलवा दी ईरान को। दरअसल अमेरिका का कहना है कि ईरान हमसे बिना डील किए हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। और अमेरिका ने ये भी कहा कि हमने उस 12 दिन की जंग में, जब इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन की जंग हुई थी, हमने इसराइल की खूब मदद की, हमने इसराइल को खूब हथियार भेजे और हम आगे भी इसी तरीके से भेज रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है और खुद 1-2 दिन पहले इसराइल की रिपोर्ट ने, यानी टाइम्स ऑफ इसराइल ने ये बात कन्फर्म की थी कि उस 12 दिन की जंग में हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ और ईरान का नुकसान कम हुआ। हमने ईरान के जिस बैलिस्टिक मिसाइल बेस को हिट किया था, हमसे एक भी ईरान की मिसाइल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकी है। इसराइल का कहना है कि जब हमने ईरान पर हमला किया था उसके बाद भी ईरान के पास हमारे हिसाब से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थी और उससे पहले भी ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइल थी। यानी पूरी दुनिया जानती है कि उस 12 दिन की जंग में ईरान ने इसराइल की तेल अवीव का किस तरीके से तेल निकाल दिया था। उधर तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति के साथ पुतिन के बीच बातचीत हुई है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ है क्योंकि ईरान किसी भी तरह का हथियार नहीं बना रहा है। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इराक के राष्ट्रपति, इन दोनों से भी मुलाकात की। उधर ईरान ने अपना एक ड्रोन दिखाया और ये ड्रोन ईरान के इतिहास का सबसे पावरफुल और सबसे तेज चलने वाला ड्रोन है, जिसकी स्पीड है तकरीबन 517 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 1 घंटे में तकरीबन 90,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका ईरान से आज खौफ खाते हैं क्योंकि इस तरह के हथियार को इतना जल्दी तो नहीं गिराया जा सकता। उधर लेबनान के अंदर जो अमेरिका की पपेट सरकार है, उसके फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की विदेश नीति। यानी कि इसराइल लगातार गाजा के अंदर हमले कर रहा है, लगातार वेस्ट बैंक के अंदर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लगातार सीरिया, इजिप्ट और यहाँ तक कि लेबनान के अंदर भी हमले कर रहा है। आज भी इसराइल ने लेबनान के अंदर हमले किए। आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन फिर भी लेबनान की सरकार क्या कहती है कि ये सारा कारण है ईरान की विदेश नीति। दरअसल जो ये लेबनान की सरकार है, ये अमेरिका को खुश करने में लगी हुई है, फिर चाहे इनका देश लेबनान भी इसराइल की कंट्रोल में चला जाए। कितनी बार इसराइल ने लेबनान के अंदर हमले किए, लेकिन एक बार भी लेबनान की सरकार ने इसराइल पर पलटवार नहीं किया। उधर पूरी दुनिया खामोश होकर देख ही रही है और इसराइल वेस्ट बैंक पर लगातार कब्जा करने में लगा हुआ है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हाल ही में आई है, इसराइल ने तकरीबन 19 जगह वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया है। उधर गाजा के अंदर इसराइल लगातार हमले कर ही रहा है, लगातार सीज फायर का वायलेशन कर, लगातार उल्लंघन कर रहा है। इसराइल के लिए गाजा के अंदर कोई सीज फायर नहीं है। आज फिर इसराइल ने गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक और तोप से हमले किए हैं। उधर जो नेतन्याहू ने गाजा के अंदर और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आतंक फैलाया हुआ है, वो तो पूरी दुनिया जानती है, खुद इसराइल के लोग भी उस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं और लगातार नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी इसराइल के अंदर तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रही है और वे मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू को सत्ता से हटा दिया जाए, यानी कि वे नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
उधर जो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का नुकसान हुआ है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उस चीज़ को लेकर यूरोपियन संघ का कहना है कि जो ये यूक्रेन के अंदर नुकसान हुआ है, यूक्रेन के अंदर घर तबाह हुआ है, जो चीज़ भी यूक्रेन के अंदर हुई है उसका तमाम हर्जाना रूस भरेगा। यानी कि इस हिसाब से तो जो इजराइल ने गाज़ा के अंदर जेनोसाइड फैलाया हुआ है, गाज़ा के अंदर जो नरसंहार किया है, गाज़ा के अंदर जो पूरा डिस्ट्रॉयड गाज़ा को कर दिया है, उस हिसाब से तो गाज़ा का हर्जाना भी इजराइल को बढ़ना चाहिए। लेकिन कौन कह सकता है। उधर गाज़ा के अंदर जो बरसात से बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, उस बाढ़ की वजह से गाज़ा के तकरीबन 10% टेंट पूरे तरीके से तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा के अंदर जो दवाई की ज़रूरत है, उस हिसाब से गाज़ा के अंदर 50% दवाई भी नहीं है। इसके अलावा गाज़ा के अंदर ठंड इतनी ज़्यादा है कि जैसे मैंने आपको कल की एक रिपोर्ट में दिखाया था कि गाज़ा के अंदर एक छोटा सा मासूम बच्चा ठंड की वजह से मर गया, और आज फिर वही हुआ, गाज़ा के अंदर एक छोटा सा मासूम बच्चा ठंड की वजह से इंतकाल कर गया। उधर हमास का कहना है कि वे इजराइल और अमेरिका के सामने कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे और वे 2030 तक कतर, ईरान, इजिप्ट और लेबनान के सहयोग से अपना खोया हुआ राज्य वापस ले लेंगे। यानी कि जिन राज्यों पर, जिन क्षेत्रों पर, जिन जगहों पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, उन राज्यों को हमास दोबारा अपने में मिला लेगा। उधर हमास से भी इजराइल की हवा पूरी तरीके से टाइट होती जा रही है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले की खबर थी जिसमें हमास ने जो अबू सवाब था, जो इजराइल के लिए काम किया करता था, उसको कत्ल कर दिया था। और इसके बाद हमास ने यह फरमान जारी किया था कि जो हमारे अंदर यानी फ़िलिस्तीन के अंदर अबू सवाब जैसा हो, अबू सवाब के साथ मिलकर या अबू सवाब की टीम का हो जो इजराइल के लिए काम करता हो, या तो वो सरेंडर कर दे, वरना हम उसका अंजाम भी अबू सवाब जैसा ही करेंगे। हमास की इस फरमान के बाद जो फ़िलिस्तीन के गद्दार इजराइल के लिए काम किया करते थे, इजराइल को लोकेशन और इन्फॉर्मेशन पहुँचाया करते थे, वे तमाम सरेंडर करने लगे हैं। और ये चीज़ इजराइल को काफ़ी ज़्यादा घाव पहुंचा रही है, क्योंकि इजराइल के अंदर इतना दम तो है नहीं कि वो हमास के लड़ाकों से ऐसे ही जाके लड़ सके। या तो वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, या फिर तोप या बम वगैरह से हमले कर सकता है। और आज तक इजराइल ने हमास को जितने भी बड़े बड़े लीडर्स कत्ल किए हैं, वो इन्हीं गद्दारों की वजह से कत्ल किए हैं। वरना इजराइल के सैनिकों में कितना गुर्दा है वो मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि 7 अक्टूबर से अब तक, जब से इजराइल और हमास के दरमियान युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक इजराइल के अंदर तकरीबन 32,000 सैनिक घायल हैं। और उनमें 58% सैनिक वे हैं जो दिमागी तौर से पागल हो चुके हैं। यानी कि वे युद्ध की दहशत की वजह से, वे हमास के डर की वजह से ऐसे हैं जो पागल हो चुके हैं, और उनका इजराइल के अंदर इलाज चल रहा है। और इसी तरह 2 मिलियन लोगों का भी इजराइल में यही हाल है, वे भी पागल हो चुके हैं। उधर तुर्की भी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। दरअसल तुर्की काफ़ी समय से अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा था, और अब फाइनली तुर्की ने उस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।